एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और ये हमारा यूथ कंपटीशन का है। जो हमारे 2 प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं यूपीपी के, एक हमारा यूथ कंपटीशन का और एक हमारा दूसरी टेस्ट सीरीज़ का है। तो ये हम आज देखने चल रहे हैं। सामान्य जानकारी वाले क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद है। ऑप्शन है सारंगी, बी वायलिन, सी मृदंग या डी संतूर। ठीक है, तो ये जीएस के क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के। तो उस्ताद बिंदा खान प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं और पंडित राम नारायण जी, आंशिक अली खां और सावरी खान, संतोषी मिश्रा, ध्रुव घोष आदि अन्य भी प्रसिद्ध सारंगी वादक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका कि जो उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद है वो सारंगी है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। ऑप्शन ए स्थिति का सिद्धांत, बी बहुकारक का सिद्धांत, सी व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत एंड डी अनुवांशिक सिद्धांत। तो इसमें हमें बताना है, ये आपके आए हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप जो भी तैयारी कर, जितने लोग भी यूपीपी की तैयारी करें वो ज़रूर इनको देखें। देखो, प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री प्रोफेसर थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित नेतृत्व का बहुकारक सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बहुकारक सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा है जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा और जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या डी लुधियाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब ऐसा कौन सा हवाई अड्डा होगा जो शुद्ध रूप से शून्य भी होगा, मतलब कार्बन उत्सर्जन शून्य होगा, और 2024 के अंत तक या 2024 तक पूरा भी कर लिया जाएगा। तो करंट में आपने पढ़ा है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो पूरा कर लिया जाएगा 2024 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमिश्नर अधिकारी होता है। ऑप्शन है जनरल, बी एयर चीफ मार्शल, सी एडमिरल या डी उप लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो ये जो पद हैं आप पढ़ते रहते हैं। एडमिरल जो पद होता है वो भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है और ये रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय दिल्ली में है और इसे 3 पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी कमान में बांटा गया है। इन कमान का अधिकारी वाइस एडमिरल होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जो होता है मतलब जो सर्वोच्च पद होता है वो एडमिरल का होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की थी। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी भूटान, सी बांग्लादेश या डी नेपाल। ठीक है, तो अगर देखें यहाँ पर तो जो 15 से 17 दिसंबर तक मध्य पड़ोसी देश बांग्लादेश के यहाँ राजकीय यात्रा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। ऑप्शन फर्स्ट, इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन फर्स्ट, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, सेकेंड, भू राजस्व में 50% की कमी करना, थर्ड, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो ऑप्शन है फर्स्ट और सेकेंड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड या डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मतलब इनमें क्या क्या शामिल है वो बताना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 से 31 ईस्वी प्रारंभ करने के पूर्व गांधी जी ने सरकार से एक बार फिर समझौता करने का प्रयास किया और गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी। ये नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ते हैं सारे बच्चे, है ना। इन मांगों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया, जो सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अच्छा, उनमें मांगे भी रखी है, मतलब लिखा गया है, आप पढ़ लेना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड और थर्ड, यानी कि भू राजस्व में 50% की कमी करना एंड राजनैतिक कैदियों को रिहा करना। तो जब आप अच्छे से पढ़ोगे क्वेश्चनों को और पूरा वीडियो सही से देखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें केवल उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रैक्टिस सेट नहीं है, आपका यूपीपीसीएस, आरओ, यूपीपीसीएस और आपका बीपीएससी प्लस उत्तराखंड, बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं उनके सारे पेपर हैं। तो आप अच्छे से इनको पढ़ लेना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, दूसरा मैं टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लो। तो उससे आपको जो आंसर की पीडीएफ होती है वो आपको वहाँ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है। ऑप्शन है 22 दिसंबर, बी 21 जून, सी 21 मार्च या डी 23 दिसंबर।
पहले तो आप गोलार्ध को याद रखना, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है या दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है, और सबसे छोटा दिन की बात हो रही है। तो आपको पता है कि जो इंडिया सिचुएटेड है उसका कुछ पार्ट दक्षिणी गोलार्ध में भी है और कुछ पार्ट उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन भारत में तो 21 मार्च बड़ा दिन रहता है ना, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है। तो वो कह रहे हैं कि 21 जून की स्थिति को कर्क संक्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसी कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक पाई जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। 21 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा से, तो ये इसकी डिटेल्ड है। बात करें तो 21 जून यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी राज्य के मुख्यमंत्री या डी भारत के उपराष्ट्रपति। तो देखिए ये बहुत सिंपल है और बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर कोई क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति के लिए संरक्षण करना है तो इसकी जो घोषणा करने की शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ये बहुत आराम से आप बता ले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इस सूची में प्रथम स्थान किस भारतीय को प्राप्त हुआ? तो ये कट कर दो क्योंकि ये करंट का था। अभी भारत में दूसरी चीज़ें हो गई हैं तो इसको हमको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो देखो जब आप पॉलिटी पढ़ते हो लक्ष्मीकांत से या किसी से तो आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 123 ये आपकी राष्ट्रपति की होती है। इसी का जस्ट उल्टा कर दो 213 या 213, तो ये आपके जो राज्य में राज्यपाल होते हैं उनकी शक्ति होती है। तो ये बहुत सिंपल है। अगर राष्ट्रपति को होता तो आपका ए ऑप्शन होता 123, लेकिन क्योंकि राज्यपाल का पूछा है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है तो ये उसका 213 हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? अच्छा ध्यान रखना, लिखित नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए द ब्रोकन विंग, बी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, सी द गोल्डन बर्ड एंड डी द बर्ड ऑफ टाइम। तो ये पुस्तकों के बारे में आते रहते हैं, ये करंट से नहीं है। करंट में अगर पुस्तकें हैं तो ये नाम वो ज़रूर दे देंगे। ये आपका स्टैटिक जीएस है। तो अगर बात करें यहाँ पर कि जो सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है वो आपकी बुक है द गोल्डन बर्ड, ठीक है। क्या हो जाएगी? द गोल्डन बर्ड। और द गोल्डन, जैसे कि द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम, ये पुस्तकें आपकी सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई। तो ये भी याद रखना, ये और ये ए बी और डी ये आपकी लिखी गई हैं। द गोल्डन बर्ड तो इसको किसने लिखा है? तो इसको भी देख लो। इस जो पुस्तक के लेखक हैं वो ग्रीम ब्रदर्स हैं। द ब्रोकन विंग नामक शीर्षक से खलील जिब्रान ने भी एक पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता? ऑप्शन है नकदी और खाद दोनों फसलों के साथ साथ खेती, बी 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, सी पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, एंड डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं कि मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता जो है वो बताना है। तो बात करें तो पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना ये आपकी मिश्रित खेती में आ जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश। तो अगर देखें इस क्वेश्चन को तो ये आपका मध्य प्रदेश में प्रकाशित होता है और महिलाओं के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था? ठीक है। ऑप्शन है गुरु आनंद, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जन देव या डी गुरु हरराय। तो जो सिख ग्रंथ है उसको जो संकलित करने का श्रेय है या जो किया गया वो गुरु अर्जन देव जी के द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि तुलुफ के राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है नरसानायक, बी कृष्णदेव राय, सी अच्युत राय एंड डी वीर नरसिंह, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो काम किया गया है वो आपका वीर नरसिंह के द्वारा। नेक्स्ट है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ऑप्शन है फिरदौस शाह, बी मोहम्मद गौरी, सी मोहम्मद बिन कासिम या डी महमूद गजनवी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो अगर बात करें कि सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक तो ये आपका मोहम्मद बिन कासिम है और ये आपका 711 के आसपास इसने आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन है धनुर्वेद,
बी शस्त्र शास्त्र, सी आयुर्वेद या डी योग वेद। कह रहे इसमें इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है। अगर उपवेद की बात करें तो योग वेद जो है ये आपका उपवेद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है, या किस एक देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन है ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया, बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, सी ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया, या डी वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया। तो भूमध्य रेखा आई थिंक ज्योग्राफी में आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा, वन लाइनर भले आता है। तो जैसे ये हमारी पूरी पृथ्वी है, ठीक है। तो इसकी पृथ्वी से 3 रेखाएं गुजरती हैं। 0 डिग्री पर आपकी गुजरती है, ये आपकी साउथ से गुजरती है, और एक आपकी ये नॉर्थ से गुजरती है, ठीक है। तो इन लाइनों के बीच में जो देश पड़ते हैं, ये जो लाइनें गुजरती हैं वो देश पड़ते हैं, उसी के बारे में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना। बात करें अगर यहाँ पर स्थल एवं जल पर भूमध्य रेखा यानी जिसे हम लोग इक्वेटर लाइन कहते हैं, तो वो 13 देशों से गुजरती है, ठीक है। 13 देश कौन से हैं तो इनको लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार तो आएगा ना, ये आपको हमेशा आएगा। 13 देश जो होते हैं, अब मैं यहाँ कहाँ बताऊँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनको अगर लिख लोगे या मैप है उससे देख लो। साओ टोम और प्रिंसिप, सेकेंड गैबन, थर्ड कांगो गणराज्य, 4 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, 5 युगांडा, 6 केन्या, 7 सोमालिया, 8 मालदीव, 9 इंडोनेशिया, 10 किरीबाती, 11 इक्वाडोर, 12 कोलंबिया एंड 3 ब्राज़ील, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भूमध्य रेखा गुजरती है, देखो ब्राज़ील से तो गुजरती है, मलेशिया से भी गुजरती है, सॉरी मलेशिया से नहीं, इंडोनेशिया से गुजरती है। अब इस ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें मलेशिया है, ठीक है। इसके बाद में ये जो दे रहे हैं कि कोलंबिया, तो कोलंबिया से भी गुजरती है, ब्राज़ील से भी गुजरती है और इंडोनेशिया से भी गुजरती है। ये एक शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे आप लोग तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है, कौन से देश पढ़ते कौन से नहीं। तो इसको बार बार, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, वन लाइनर है लेकिन ये बहुत सारे एग्जाम में आता है। तो जैसे देखोगे कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, अभी जब मैंने बताया आपको साओ टोम प्रिंसेस गैबन का, तो वहाँ पर आपको इंडोनेशिया, केन्या और आपका ये ब्राज़ील मिला, तो ठीक है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है। ऑप्शन है गंगटोक, बी थिम्पू, सी बोधगया या डी लद्दाख। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेमिस मठ जो आपको पड़ता है वो जम्मू कश्मीर में, लेह से लगभग 45 किलोमीटर दूर लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख में एक कस्बा है जिसे हेमिस कहते हैं। यहाँ एक बड़ा तथा आकर्षण मठ है जिसे हेमिस मठ या हेमिस गुप्पा कहा जाता है, ठीक है। सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित यह मठ लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, और हेमिस मठ तिब्बती स्थापत्य शैली में बना है जो बौद्ध जीवन तथा संस्कृति को प्रदर्शित करता है। मैंने डिटेल इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा अच्छे से ये समझ में आए कि हाँ क्यों यहाँ पढ़ता होगा, है ना, या उसका आधार क्या होगा, या उसके पीछे के जो चीज़ें होती पूरी अगर पढ़ लेते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन समझने में आसानी रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है, वो करंट का है तो मैं इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन हटा देती हूँ। नेक्स्ट है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया। ऑप्शन है डच, बी ब्रिटिश, सी फ्रांसीसी या डी पुर्तगाली। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो अगर बात करें तो जैसे भारतीय कृषि में पुर्तगालियों ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। जैसे भारत में तंबाकू आपके जो लोग खाते हैं वो पुर्तगालियों की देन है, मूंगफली पुर्तगालियों की देन है, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल और शरीफा, ये सभी पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। अगर इसके अलावा भी बात करें तो भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग भी और जहाज निर्माण उद्योग जो है वो पुर्तगालियों की ही देन है। तो इस तरीके से देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, पुर्तगाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं कि किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। ऑप्शन है वी गिरी, बी नीलम संजीवा रेड्डी, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखें तो वी गिरी जो है वो डलिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए जब आयरलैंड गए थे तब वलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन फिन आंदोलन में जुड़ गए थे। तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएंगे वी गिरी, ठीक है। देखो कह रहे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 अप्रैल, बी 6 मई, सी 5 दिसंबर या डी 5 जून। तो सिंपल फैक्ट अगर देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी पता होगा कि ये हाँ बहुत आसान से कि 5 जून को मनाया जाता है। 5 ही जून को क्यों मनाया गया, तो उसकी जो पटकथा लिखी गई थी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या जो हुई, तो उसके लिए सबसे पहले कन्वेंशन जो होता है वो 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन बुलाया था।
और इसी दिन को इन्होंने डिसाइड कर दिया था, ये 5 जून को ही बुलाया गया था, जिसमें 114 देशों ने भाग भी लिया था और पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत भी दिया गया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का जन्म हुआ, जिसे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम नाम आपने सुना होगा। और फिर प्रत्येक 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, तब से ये आज तक मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये उस वजह से तब से मनाया जा रहा है। करंट की चीज़ों को हटा देंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन है 12, बी 13, सी 15 या डी 14। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया। तो उस तरीके से देखेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 15। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। ऑप्शन है कन्नौज, बी लखनऊ, सी नोएडा या डी इटावा। तो देखिए अगर यहाँ पर हम तो वन लाइनर है, उत्तर प्रदेश में जो शेर सफारी है वो आपका इटावा में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चरकुलर नृत्य संबंधित है। अब ये देखो ये उसमें आया था, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आया, समीक्षा अधिकारी में ऐसे समथिंग आया, समीक्षा अधिकारी में 2 लाइनों में आया, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में एक ही लाइन में या 2 में आया, बहुत आता है। ऑप्शन है अवध से, बी बुंदेलखंड से, सी ब्रजभूमि से या डी रोहेलखंड से। और चरकुलर नृत्य को बहुत देते हैं। तो जो प्रसिद्ध चरकुलर नृत्य है वो उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि से संबंधित है और इस नृत्य में स्त्री या पुरुष स्त्री वेश धारण कर सिर पर मिट्टी के साथ गड़े तथा उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर अनवरत रूप से नृत्य करते हैं। ठीक है, यानी डांस करते हैं। तो कहाँ से संबंधित है? तो ब्रजभूमि से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? ऑप्शन है कृषि, बी उद्योग, सी सहकारिता या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ये बहुत आराम से कोई भी सिंपल बहुत छोटा बच्चा भी बता देगा। ठीक है, और भारतीय कृषि का जो योगदान है जीडीपी में वो 16% तथा कुल निर्यात में 10% भागीदार है। तो इस तरीके से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। ऑप्शन है 1981 में, बी 1982 में, सी 1985 में या डी 1989 में। आयात निर्यात एग्जिम बैंक, तो भारत में अगर आयात निर्यात एग्जिम बैंक को बात करें तो आयात निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया एक्ट 1981 के तहत सरकार ने आयात निर्यात बैंक को जो 1982 में स्थापित किया था। ठीक है, तो कब किया था? तो 1982 में किया था। देखो अभी जो करंट में आपका खेल चल रहा है जो, तो उसके जो खेल के जितने भी हैं कि कितने मेडल आए, कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया, कितने गेम में लिया, तो उसको बहुत याद रखना। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ढाका बांग्लादेश, बी बेंगलोर भारत, सी काठमांडू नेपाल एंड डी इस्लामाबाद पाकिस्तान। ठीक है, तो ये खूब पूछते हैं क्योंकि पहली बैठक तो सार्क की जो पहली बैठक होती है वो बांग्लादेश में हुई थी। हालांकि इस समय बांग्लादेश की हालत देख रहे हैं कितनी बुरी चल रही है ना। सार्क का सुझाव सर्वप्रथम बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने वर्ष 1977 में दिया था और सार्क की स्थापना भी 1985 के समय 7 देश, जैसे हम जानते हैं बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल में मुख्यालय है और श्रीलंका इसके सदस्य थे। लेकिन 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में अफगानिस्तान को 8वें देश के रूप में सार्क में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ढाका बांग्लादेश में, क्योंकि पहली बैठक पूछ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा की एक विज्ञप्ति के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान? देखो करंट से मतलब नहीं है, अब ये केवल एक लाइन में बना सकते हैं कि नासा का कौन सा, ये यहाँ से इतना भी क्वेश्चन ये फॉर्म कर सकते हैं, है ना, ये इतनी लाइन का। ऑप्शन है स्पेसशिप 2, बी न्यू शेपर्ड कैप्सूल, सी क्रीव ड्रैगन एंड डी पार्कर सोलर प्रोब। तो अगर बात करें तो आपका हो जाएगा डी पार्कर सोलर प्रोब, जो सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान होगा। ठीक है, देखो ऊपर वाले को कट करते हैं क्योंकि उसका है मतलब करंट का है। ठीक है, नेक्स्ट लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन है बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी बाबर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो जो लौ और रक्त की नीति अपनाई थी वो गुलाम वंशीय बलबन ने अपनाई और बलबन ने विद्रोहियों को कमज़ोर करने के लिए मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए यह नीति अपनाई थी। बलबन राजत्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सिजदा तथा पैबोस को भी प्रारंभ किया था या आरंभ किया था। कौन हो जाएगा? तो बलबन हो जाएगा। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन है हैदराबाद, बी मदुरई, सी मैसूर या डी विजयनगर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे अब कुछ नाम बदल गए हैं, मैसूर का नाम अलग हो गया है, मतलब दूसरी चीज़ें नाम हो गई हैं, है ना, तो ध्यान रखना। टीपू सुल्तान फतेह अली टीपू हैदर अली का पुत्र था तथा मैसूर शासक
था। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना, है ना। तो ये कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। नेक्स्ट है कि संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। ऑप्शन है दल बदल से, बी आरक्षण से, सी निर्वाचन से, या डी अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। तो भारत का जो संविधान है, मतलब संविधान संशोधन है 52वां अधिनियम, ये आपका दल बदल कानून से संबंधित है और इम्पोर्टेंट बहुत, इसलिए क्वेश्चन आते हैं। तो अभी ये हम जो जीएस के क्वेश्चन थे 38 तक ये हमने देख लिए। अभी हम हिंदी का भी देख लेते हैं कि ये जनरल हिंदी है, तो जनरल हिंदी के भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये उसमें से आए हुए सालों के क्वेश्चन है जो आपके टेस्ट पेपर हुए हैं उसमें से, ठीक है। तो 39 से शुरू करते हैं। कह रहे कि सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, बी रामदास, सी वल्लभाचार्य, या डी विट्ठलनाथ, ठीक है। देखो, तो बचपन से सूरदास का नाम पढ़ते आ रहे हैं। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण अष्टछाप कवियों में अग्रणी हैं और महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। रस हम लोग पढ़ते हैं ना, वीर रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, तो वही कह रहे कि वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास ने भगवत के 12 स्कंदों पर 1.25 लाख पदों की रचना की है। और अगर बात करें कि इनके गुरु कौन माने जाते हैं, तो वो हैं आपके वल्लभाचार्य जी, ठीक है। नेक्स्ट है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गति, बी यति, सी तुक, या डी गढ़। तो ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर बात करें तो छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है और इसी रुकने के स्थान को यति कहा जाता है। छोटे छंदों में साधारणतया यति चरण के अंत में होती है, लेकिन बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होते हैं। तो क्या हो जाएगा? यति हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते उसे कहते हैं। ऑप्शन है क्रिया विशेषण, बी विशेष, सी प्रविशेषण, या डी उपमान, ठीक है। तो अगर बात करें विशेषण शब्द की, तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष संज्ञा कहते हैं। जैसे बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, यहाँ कोई विशेषण द्वारा व्यक्ति विशेष की विशेषता बतलाई जा रही है, तो बी हो जाएगा विशेष, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? ऑप्शन है सार्वनामिक, बी परिमाणवाचक, सी संख्यावाचक, या डी गुणवाचक। तो बात करोगे प्राचीन शब्द गुणवाचक विशेषण है जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये गुणवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अभ्यास का विशेषण रूप है। ऑप्शन है अभ्यासिक, बी अभ्यासी, सी आभास, या डी आभासित। तो अभ्यास का विशेषण रूप पूछ रहे हैं, है ना, नॉर्मल नहीं, विशेषण रूप पूछ रहे हैं। तो अभ्यास का जो विशेषण रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अभ्यासी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, कह रहे हैं कि द्रौपदी का चीर का अर्थ है। ऑप्शन है नारी का अपमान करना, बी शर्मनाक कार्य, सी कभी समाप्त ना होना, या डी सुंदर स्त्री, ठीक है। तो द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होगा? अगर ये देखें तो ये हो जाएगा आपका, सामने ये पढ़ा कि द्रौपदी का चीर का अर्थ है, ये हमने पढ़ लिया है ना। तो अब इसमें कह रहे हैं कि सही विकल्प चुनिए, यह एक तरीके से मुहावरा है। तो द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ कभी ना समाप्त होने वाला, ठीक है, कभी ना समाप्त होने वाले या अनंत, जिसको कह सकते हैं अनंत। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये मुहावरे के रूप में है तो इसलिए इसका सी हो जाएगा। अगर वैसे नॉर्मली सेंस में कोई पूछेगा तो आपको लगेगा क्योंकि नारी का अपमान है या शर्मनाक कार्य था, है ना, वो हो जाता। बट क्योंकि मुहावरा है तो हमेशा अपोजिट होगा, तो हो जाएगा कभी समाप्त ना होने वाला या अनंत काल तक चलने वाली चीज़। नेक्स्ट, कूप मंडूप होने का अर्थ है। ऑप्शन है कुएं में गिरना, बी मूर्ख होना, सी मात देना, या डी सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल है, बचपन से पढ़ते हैं कूप मंडूप होना, मुहावरे का अर्थ मतलब हम पढ़ते हैं सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए, ये एक तरीके से पैराग्राफ दिया कि क्रमशः 1 और 6 की संख्या, है ना, दी गई है और बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में य, र, ल, व संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है, तो इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। अब क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक जीवन में, या क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है, र मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध ना हो तो, व कष्टों की चिर निवृत्ति। यहाँ पर पेशेंस और आपकी समझ के बारे में बात कर रहे हैं, कष्टों की चिर निवृत्ति। एंड 6 उपाय ही कर न सके, तो य, ल, र, व, या ऑप्शन बी व, य, र, ल, या सी र, य, ल, व, या डी ल, र, व, या।
अब इनको जब हम मिलान करके लगाएंगे लाइन से तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर पढ़ते हैं कि सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति, ठीक है, चिर निवृत्ति न कर सके। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो सामाजिक जीवन में क्रोध की, तो जब हम ऐसे मिलान करते हैं तो हो जाएगा हमारा य ल र वा। सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर इसके बाद में पड़ती है यदि क्रोध ना हो तो, इस तरीके से, है ना। तो मिलान करेंगे तो ये आंसर निकल आएगा। आप भी एक बार अपने इस तरह से देखना, पर आपका यही आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। ऑप्शन ए आग्नेय, बी ईशान, सी वायव्य एंड डी नैऋत्य, ठीक है। थोड़ा सा अलग है प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें कह रहे हैं कि एक शब्द का चयन कीजिए दिए गए वाक्य में। तो अगर चयन करेंगे तो हो जाएगा आपका पूरब और उत्तर के मध्य की दिशा को ईशान कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। ए वृक्ष की छाल, बी गोलाकार घेरा, सी मृग छाल एंड डी आवरण। वलय शब्द का शाब्दिक अर्थ घेराकार घेरा होता है, तो क्या हो जाएगा गोलाकार घेरा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पाप पुण्य, बी आजीवन, सी घुड़सवार एंड डी पीताम्बर। तो अव्ययी भाव में अगर देखोगे तो जिन या जिस समाज का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कैसे कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म, आजीवन इत्यादि। तो क्या हो जाएगा आजीवन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्म, बी करण, सी संप्रदान या डी अधिकरण। ठीक समय पर आ जाना, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कभी कोई घर के, हाँ आ जाना सही समय पर, तो वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए तो वहाँ अधिकरण कारण होता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी है, तो क्या हो जाएगा अधिकरण, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मंदिर डैश मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। ऑप्शन ए पूजा घर पुजारी, घर सवारी, सी गुफा बड़ी गुफा या देवालय अश्वशाला। मंदिर मदिरा, तो देखते हैं और देखो आप अपने इस तरह से। मंदिर का अर्थ है देवालय या पूजा घर और मदिरा का अर्थ है अश्वशाला, तो क्या हो जाएगा डी देवालय अश्वशाला, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से या में मिश्र वाक्य है डैश। ऑप्शन है मेरे आते ही वर्षा होने लगी, बी उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, सी वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, या डी ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो इसमें कह रहे हैं मिश्र वाक्य क्या होगा। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित गौण उपवाक्य हो तथा दोनों वाक्य आपस में जब तब, जहाँ वहाँ, अगर, तो इत्यादि से जुड़े हो तो उन वाक्यों को मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, राम नहीं आता तो गीता चली जाती, जहाँ राधा नाचती है वहाँ भीड़ जुट जाती है। तो फिर अगर ऐसे देखो तो आपको आइडिया लग गया कि ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर इसका क्वेश्चन का होगा डी। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अब देखो इसको आप देख लो, है ना। 53 से 56 यानी 3 क्वेश्चन है। वाक्यांशों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई है, गहनता की फसल लहराई है या लहलहाई है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन देते हैं और ये आपका एक पैराग्राफ आता ही आता है ना। तो वही क्वेश्चन में पूछा कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है डैश। ऑप्शन है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियाँ मनाने की, या डी अपनी पहचान बनाने की। अब आपको यहाँ पर गेस वर्क करना, जो आपने ऊपर पढ़ा है उनमें से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कवि के मन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है, तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने का मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूखे पत्ते प्रतीक हैं डैश। ऑप्शन है पतझड़ के, बी अकाल के, सी मन के सोनेपन के, या डी शुष्कता के। अब इसमें क्लोज आंसर दिया है, अकाल छोड़ दो तो ये 3 लग रहे हैं कि सूखे पत्ते प्रतीक है पतझड़ के, मन के सोनेपन के, शुष्कता के, है ना। ऐसा क्लोज आंसर दिया है, तो सूखे पत्ते प्रतीक है मन के सोनेपन के, ठीक है।
कह रहे हैं कि किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है। ऑप्शन है भाव रूपी कलियों पर, बी विचार की कलियों पर, सी छोटी नई कलियों पर, या डी शुष्क कलियों पर। तो किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है, ऑप्शन हमने बता दिया है। बात करें तो मन के सूनेपन की तुलना की गई है पेड़ के पत्तों से, है ना। एंड प्रश्न में जो दिया गया काव्यांश है तो कवि कहता है कि विचार रूपी कलियों पर बाहर खिलाई है। क्या हो जाएगा, विचारों की कलियों पर। ठीक है। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है, तो ऑप्शन है विचारों में परिपक्वता, बी अपना अस्तित्व, सी लहलहाती फसलें, या डी विचारों की गंभीरता। अब चारों ही उसी से क्लोज आंसर है। अब इसमें आपका गेस वर्क होगा या आप अपनी समझ से आंसर लगाएंगे तो समझ में आएगा। गहनता की फसल से कवि का आशय विचारों की परिपक्वता से है, तो क्या हो जाएगा, विचारों की परिपक्वता। अब देखो यहाँ पे परिपक्वता और गंभीरता लगभग क्लोज हैं, पर क्योंकि आंसर ए ही सही है तो ध्यान देना। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश डैश अधिक बुद्धिमान है। तो रामू की अपेक्षा या उपेक्षा, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। अब इसमें देखो कि क्या यहाँ पे फिट बैठ रहा है ना, तब जाकर आप आंसर निकाल पाओगे। तो जो मैंने गेस किया वही इसका आंसर है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हाँसी। ऑप्शन है विभावना, बी अतिशयोक्ति, सी विशेषोक्ति, या डी उपमा। अब इसमें से सही चयन करना है। अलंकार हैं तो जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाता है वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। और यहाँ मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ऑप्शन है राम रामचरितमानस गंगा, बी कृष्ण कामायनी मिठास, सी लखनऊ आम बुढ़ापा, एंड डी ममता वकील पुस्तक। किस विकल्प में शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं ये बताना है। ठीक है। तो वह संज्ञा जो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे वाराणसी, रामायण, रामचरितमानस, गंगा, मोहन इत्यादि। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। देखो है वो नहीं बताना, नहीं है कह रहे हैं। ऑप्शन है मंदाकिनी, बी भागीरथी, सी कालिंदी, एंड डी सुरसरिता। तो अब ये देखो समीक्षा अधिकारी में भी खूब ये हिंदी आपके काम आती है, ऐसे क्वेश्चन वहाँ आते हैं। तो गंगा का पर्यायवाची नदीश्वरी, त्रिपतगा, देवपका, जानवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमर, तरंगिनी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी है। कालिंदी आपकी नहीं होगी, ये यमुना की या यमुना का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट अवनति, बी श्रृंगार, सी मुश्किल, एंड डी मातृभूमि। सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। ठीक है। तो बहुत ध्यान देना, ये श्रृंगार में बहुत लोग फंसते हैं, है ना। मैं भी पहले फंसती थी, आप समझ में आने लगा है। तो श्रृंगार शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अन्य शब्द जो शुद्ध नहीं है वो अवनति, मुश्किल, मातृभूमि शुद्ध नहीं है। तो मैं जब आंसर की पीडीएफ भेजूंगी तो आप देख लेना। नेक्स्ट है समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है पुरुष, बी स्त्री, सी मनुष्य, एंड डी भीड़। बताना है, आंसर बताना है। आपने आई थिंक गेस कर लिया होगा। अगर बात करें इसकी तो शब्द भीड़ समूह को दर्शाती है जबकि अन्य नहीं। ठीक है। कह रहे कि समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए, तो इसमें जो भीड़ है वो यहाँ पर दर्शाती है। नेक्स्ट है आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। ऑप्शन ए अ, बी क, सी इक, या डी सिक। आंशिक शब्द में प्रत्यय बताना है। तो जो शब्द अंश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, सबको पता है, वे प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक। ठीक है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी डैश का माल बरामद ए हो गया, या कोई त्रुटि नहीं है। तो अब ये बताना है, शुद्ध वाक्य है पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट है कि वधूर्मी का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है वधु प्लस उर्मी, बी वधु प्लस ऊर्मी, सी वधु प्लस उर्मी, या डी वधु प्लस ऊर्मी। तो अब इसमें से क्या सही होगा। अगर देखें यहाँ पर जैसे हम नारी प्लस ईश्वर बनाते हैं ना, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, वैसे ही वधु प्लस ऊर्मी बनाएंगे, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा सही आंसर इसका। ठीक है। कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पावक,
बी अनिल, सी अनल या डी कृषाणु। ठीक है, तो इसमें से भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ बताना है हमें। देखो अगर बात करें यहाँ पर हम, तो पावक, कृषाणु तथा अनल अग्नि के पर्यायवाची हैं, और अनिल जो है, अनल और अनिल में फ़र्क है, अनिल हवा का पर्यायवाची है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा अनिल। ठीक है, नेक्स्ट है कि हर्ष का विलोम बताएं। ऑप्शन है खुशी, बी विषाद, सी उल्लास या डी आनंद। तो अगर देखें तो यहाँ पर हर्ष का विलोम शब्द आपका विषाद हो जाएगा। नेक्स्ट है गदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है। तो यहाँ पर तीन तो एक से मिलते हैं, लेकिन जो नहीं मिलता है वो आपका है सी, यानी कि पंकिल। नेक्स्ट है कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। ए कठोर, बी विवेकी, सी मधुर या डी विनम्र। तो अगर देखें इसमें तो सी आपका हो जाएगा सबसे अलग। तो चलो फिर इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अब आगे इसके नेक्स्ट पोर्शन को देखेंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करते रहना। ठीक है, थैंक यू।